हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्रिज्म की परिभाषा, विचलन कोण, आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ के बारे में अध्ययन करा। आज हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n के सूत्र की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। सूत्र क्या है वो? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे में है साइन a बटे 2। ये सूत्र है, इसकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा इस सूत्र की उत्पत्ति मात्र आप 2-3 लाइन के अंदर कर सकते हैं। तो जो लास्ट में ट्रिक होगी उसके द्वारा आप इस सूत्र की उत्पत्ति का सबसे आसान तरीका सीख जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। यह आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है तथा इस पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक आपतित किरण है जिसका नाम हमने PQ रखा। ये प्रिज्म के तल AB पर आकर टकराई। इस तल पर हमने एक अभिलंब डाल दिया जिसका नाम रखा हमने MQE। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहते हैं। तो इसका नाम हो गया I, या इसको हम I1 भी कह सकते हैं। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये किरण सीधी निकल जाती इस तरह से, लेकिन ये प्रिज्म कांच का बना हुआ है। इधर वायु है, इधर कांच है, यानी कि ये वायु एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस किरण का रास्ता ये था और ये अभिलंब है, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो PQ आपतित किरण है तथा QR अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण R, लेकिन यहां इसका नाम रखेंगे हम R1। इसके बाद यह किरण फिर कांच से वायु में जाएगी, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो रास्ता तो इसका यह होना चाहिए था, बट जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो बिंदु R पर खींचा गया अभिलंब है, यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसका रास्ता हो जाएगा ये। तो इसका रास्ता ये हो जाएगा, अर्थात ये किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अभिलंब और इस निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम I2 का नाम देंगे। और इधर इस अभिलंब के साथ जो ये आपतित किरण इधर वाली थी, यहाँ पर जो कोण बना रही है, इसको हम R2 का नाम देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये किरण आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण है, तो आपतन कोण तो I होना चाहिए और ये R होना चाहिए, बट हमने इसको R2 नाम दिया, इसको I2 नाम दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जब ये किरण इधर से गई तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। लेकिन अगर किरण इधर से भेजते हैं वैसे, तो इधर से जब चाहती किरण का मार्ग उल्टा कर देते तो ये आपतन कोण होता, ये होता अपवर्तन कोण। तो इसलिए हमने इधर से जाने के लिए इसका नाम I2 रख दिया और इसका नाम R2 रख दिया। और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि यदि आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को, ये जो निर्गत किरण, इसे पीछे बढ़ाया जाए
तो दोनों किरणें के बीच एक न्यून कोण बनता है, ये इसे कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। अब हम देखते हैं कि विचलन कोण का सूत्र क्या होगा। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें जो आपतित किरण थी इसका वास्तविक रास्ता ये था, लेकिन ये अपवर्तित हो गया, इस तरफ चली गई थी, यानी कि यहां पर भी ये अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। तो आपतित किरण का जो विचलन कोण है, कितना विचलन हुआ, अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई, ये हम मान सकते हैं डेल्टा 1। ऐसे ही निर्गत किरण अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई, इसे हम मान सकते हैं डेल्टा 2। अब हम देखते हैं जो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर क्यू आर, और इसका कोई भी नाम दे दो यहाँ पर, जैसे मान लो टी नाम दे दो, मैं इसको टी तो इधर दे दिया, तो कुछ और नाम दे दो, इसका एस दे दो। तो एक त्रिभुज बना आपके सामने क्यू आर एस। तो त्रिभुज क्यू आर एस में, इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, ये कुछ त्रिभुज इस प्रकार से है, क्यू आर, ये एस हो गया, ये बहिष्कोण है, त्रिभुज के बहिष्कोण है, और ये अंतःकोण है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि बहिष्कोण का मान अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज की क्या विशेषता है कि त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण का मान जो है अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विचलन कोण डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बात नंबर 1 डाल दें हमने इसमें। अब हम देखते हैं कि डेल्टा 1 का मान कैसे निकालना है। तो हम बात करते हैं बिंदु Q पर। बिंदु Q पर ध्यान से देखेंगे, बिंदु Q पर दो लाइन ऐसे कट कर रही हैं, ये P है, ये Q है, ये M है, ये इधर E है, और इधर ये S नाम दे देता हमने इसका। ये I1 कोण है, और ये जो कोण है इधर R1 है, इधर डेल्टा 1 है। तो ये जो कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया डेल्टा 1 प्लस R1। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। और अभी बात हम जानते हैं अच्छी तरह से कि शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि I1 बराबर हो गया डेल्टा 1 प्लस R1 के। तो यहाँ से हम डेल्टा 1 का मान निकाल सकते हैं। तो डेल्टा 1 बराबर हो गया आपका I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी प्रकार से बिंदु R पर, बिंदु R पर यहां पर भी इसी प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण बनेगा P Q R S। यहाँ इसका कुछ और नाम दे दो, S1 कर दो, चलो S डैश कर लो। तो ये तो था S डैश, ये N है, ये इधर E है, और इधर इसे मान लिया हमने S। और ये कोण कितना है पूरा डेल्टा 2 प्लस R2। तो डेल्टा 2 प्लस R2, इधर का कोण है I2। तो यहाँ पर भी ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा 2 प्लस R2 बराबर I2। तो यहाँ से डेल्टा 2 का मान निकाल लेंगे, डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इधर से मिटा देता हूं, थोड़ा सा केवल ये समीकरण छोड़ लेता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं। तो क्या कहा मैंने कि समीकरण 3 और 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो डेल्टा का मान क्या निकल कर आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 के स्थान पर रख देंगे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो डेल्टा का सूत्र निकल कर आ गया I1 प्लस I2 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा कर R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर डाल देंगे इसमें हम 4। अब हम देखते हैं कि ये R1 R2 जो है ये कैसे निकालना है। तो इसके लिए आप इस चित्र में देखेंगे तो गणित की एक प्रॉपर्टी है, मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये ऊपर वाला कोण प्रिज्म कोण ए है तो ये कोण भी ए होगा। तो पहले इस बात को ये समझ लो कि ये ए कोण कैसा होगा। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिखा रखा है, ये चतुर्भुज है एक इस तरह से। ये कोण 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है क्योंकि लंब डले हुए हैं, ये लंब डले ऐसे हैं। ये बिंदु ए है, ये क्यू है, ये ई है, ये है आपका आर। अगर किसी चतुर्भुज के अंदर दो कोण 90 अंश के हैं तो शेष दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो ये कोण ए है, इस कोण को अपने पास से अगर मैं थीटा मान लूं और इसे मान लूं अल्फा, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोण ए प्लस थीटा बराबर 180 अंश। लेकिन किसी रेखा पर जो बना कोण होता है वो 180 अंश का कोण होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 अंश। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए प्लस थीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, दोनों तरफ से अल्फा कट गया तो ए का मान अल्फा के बराबर, या कह लो अल्फा का मान ए के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया ये वाला कोण जो क्या हो गया ए। तो जो हमने कहा था कि ये कोण ए होता है, ये इस प्रकार से मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि ये कोण ए है। एग्जाम में है इतना यहाँ से प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपने समझ लिया होगा। एग्जाम में तो केवल लिखेंगे चित्र के अनुसार। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद में त्रिभुज क्यू आर ई में। अब ये त्रिभुज ध्यानपूर्वक देखो, ये त्रिभुज है क्यू आर ई। ये कोण इधर वाला R1 है, ये कोण R2 है और ये कोण है A, जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले सिद्ध करा। फिर यहाँ पर वही कंडीशन लगाएंगे कि किसी त्रिभुज के अंदर बहिष कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो A का मान निकल कर आ गया R1 प्लस R2। तो एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब इक्वेशन नंबर 5 का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तो ये R1 प्लस R2 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 4 से तो हम क्या देखते हैं कि डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो इस पूरे आर्टिकल में इन दो सूत्रों का बहुत महत्व है। तो इन दो सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। अब इस चित्र की आवश्यकता नहीं है, इस चित्र को मिटा सकता हूं। अब हम देखते हैं कि अल्पतम विचलन की क्या दशा है। तो क्या लिखेंगे हैं, अल्पतम विचलन की दशा में। अल्पतम विचलन की दशा में। ये अल्पतम विचलन की दशा क्या होती है? इसका मतलब होता है कि डेल्टा का मान डेल्टा m के बराबर, I1 का मान I2 के बराबर, और उसे मान सकते हैं I, R1 का मान R2 के बराबर और इसे मान सकते हैं हम R। ये तीनों मान जो है समीकरण नंबर 5 और 6 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 5 क्या हो जाएगी? समीकरण 5 हो जाएगी A बराबर R प्लस R, यानी कि 2R, या यूँ कह सकते हैं हम कि R का मान हो गया A बटे 2। R का मान कितना हो गया? A बटे 2 R का मान हो गया।
इसी प्रकार से समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से डेल्टा के स्थान पर लिखा जाएगा डेल्टा एम, I1 के स्थान पर I, I2 के स्थान पर भी I, और ये तो A है, तो डेल्टा एम बराबर हो गया 2I माइनस A। तो यहाँ से हमें निकालना है I का मान, तो A को इधर लिया उठा के, तो डेल्टा एम प्लस A बराबर 2I। तो I का मान निकल कर आ गया डेल्टा एम प्लस A बटे 2। तो ये निकल कर आया I का मान। इक्वेशन नंबर पर हमने डाल दी 8। तो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ये 4 सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब हम देखते हैं स्नेल का नियम क्या है। स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये सूत्र होता है। और I का मान क्या है, यह आपने समीकरण नंबर 8 में निकाल चुके। R का मान क्या होता है, समीकरण नंबर आप 7 में निकाल चुके। तो n का मान निकल कर आ जाएगा आपका साइन डेल्टा m प्लस A बटे 2, और सारे में नीचे बटे साइन A बटे 2। तो यही सूत्र हमें सिद्ध करना था, और ये सूत्र आपका सिद्ध हो चुका है। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इस आर्टिकल की शॉर्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप इस आर्टिकल को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सब कुछ मिटा देते हैं हम। केवल विचलन कोण लिखते हैं, चाहे आपके पास में चित्र भी ना हो, बिना चित्र के भी आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे आप, वो तो आर्टिकल तो पूरा वहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरा आर्टिकल आपको ऐसे ही करना है। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप, जैसे मैं अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे भी आप कर सकते हैं। तो चित्र आप बना लेंगे एग्जाम में, ठीक है। चित्र बनाने के बाद में जो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहले लिखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण डेल्टा का सूत्र हम जानते हैं, I1 प्लस I2 माइनस A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ना, हमने पहले भी सिद्ध कर दिया। जो आर्टिकल हमने पहली वीडियो में डाला था, तो वहाँ पर ये दोनों सूत्र हमने पहले सिद्ध कर दिए थे। तो यहाँ पर इन सूत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो पूरा आर्टिकल करना चाहिए। और यदि ये एग्जाम में सूत्र उत्पन्न करने के लिए 3 नंबर में या 2 नंबर में आ रहा है, तो फिर आप यहाँ से शुरुआत कर दें। पहले चित्र बना लें और यहाँ शुरुआत कर दें कि हम जानते हैं विचलन कोण डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। ऐसे ही प्रिज्म कोण A बराबर, तो A का सूत्र होता है R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 2। फिर आप लिखेंगे अल्पतम विचलन की दशा में, अल्पतम विचलन की दशा। और ये दशा क्या है, ये आप जानते हैं कि I1 का मान I2 के बराबर, जिसे I कहते हैं, R1 का मान R2 के बराबर, जिसे आप R कहते हैं, और डेल्टा का मान डेल्टा M के बराबर। ये 3 नंबर डाल दें और इनका इस्तेमाल करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 में। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या परिवर्तन होगा, डेल्टा M बराबर I1 की जगह I, I2 के स्थान पर भी I माइनस A। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I का मान। तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, या इधर लिया उसको A प्लस डेल्टा M बराबर 2I। तो I का मान निकल कर आ गया यहाँ से A प्लस डेल्टा M बटे 2। ये आ गया आपका I का मान, जो कि आपको याद भी रखना है, पहले मैंने बताया था आपको। अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिखा जाएगा, A बराबर R प्लस R, क्योंकि R1 के स्थान पर भी R
अल्पतम विचलन की कंडीशन के अनुसार, और R2 के स्थान पर भी R। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया कि 2R बराबर A, या यूँ कहें R का मान निकल कर आ जाएगा A/2। इक्वेशन नंबर 5। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम के अनुसार प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, तो सूत्र होता है साइन I बटे साइन R बराबर, I का मान रख दो तो क्या है साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2, और नीचे आ जाएगा साइन A बटे 2। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आज आपको दिखाया गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको एक तो बात याद रखनी है कि विचलन कोण का सूत्र क्या है, एक बात याद रखनी है कि प्रिज्म कोण का सूत्र क्या है। दो सूत्र तो ये हो गए। एक I का सूत्र आपको याद रखो, I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2, और एक R का सूत्र याद रखो आप कि A बटे 2। और उसके बाद में स्नेल के नियम के अंदर साइन I बटे साइन R के अंदर I का मान रख दो और R का मान रख दो, तो आपका N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे साइन A बटे 2, ये सूत्र पूरा आपका सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए उस प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या सूत्र है और डेल्टा M का क्या सूत्र है। तो पहले तो हम समझते हैं कि पतले प्रिज्म का मतलब क्या है। तो वह प्रिज्म जिसके लिए जो प्रिज्म कोण है वो A का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। तो यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से भी कम है तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म या सूक्ष्म प्रिज्म कहते हैं। और जब ये पतला प्रिज्म है या सूक्ष्म प्रिज्म है तो इसके जो कोण होंगे वो सब छोटे होंगे। और अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, छोटे कोने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोण के बराबर होता है। छोटे कोणों के लिए तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा, थीटा के। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उसके कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि जो हमने पढ़ा था अभी साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2, तो ये कोण तो इसमें ये है, तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, कोण के केवल, यानी कि A प्लस डेल्टा M बटे 2 के। इसी प्रकार से साइन A बटे 2, इसके अंदर कोण तो ये है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, लगभग A बटे 2 के। और सूत्र क्या पढ़ा था हमने कि N बराबर साइन डेल्टा M प्लस A बटे 2, और बटे में क्या है साइन A बटे 2। तो यानी कि साइन तो हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, केवल डेल्टा M प्लस A बटे 2, और बटे में आ जाएगा A बटे 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो N का सूत्र पतले प्रिज्म के लिए आ गया डेल्टा M प्लस A बटे A। ये पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। तो पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है N बराबर डेल्टा M प्लस A बटे A। अब हम इस सूत्र से निकालते हैं डेल्टा M का मान। तो डेल्टा M का मान कैसा निकलेगा, तो A की इधर गुना कर दो, तो N A बराबर डेल्टा M प्लस A। अब यहां से डेल्टा M का मान निकालना चाह रहे हैं, तो डेल्टा M बराबर N A प्लस A, ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर, तो डेल्टा M बराबर A कॉमन निकाल दो N माइनस 1। तो हमने ये देखा कि जो पतला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम होता है उसके लिए अल्पतम विचलन कोण का मान A
ब्रैकेट के अंदर n-1 होता है। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण का मान a इंटू n-1 के बराबर होगा, और पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का सूत्र हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बटे a। तो ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।